ऑपरेशन राइजिंग लाइन के टारगेट ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए बहुत सोच समझकर चुने गए थे। इस्राएली एयरफोर्स ने कई फैसिलिटीज पर हमला किया, जिससे पूरे देश में तबाही मच गई। सबसे ज्यादा ध्यान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था। नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी जैसी जरूरी जगहों को बहुत नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बाद में कंफर्म किया कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर 4 खास बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ था। यूरेनियम माइंस और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया गया ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसकी शुरुआती स्टेज से लेकर सबसे एडवांस्ड रिसर्च तक पूरी तरह से खत्म किया जा सके। न्यूक्लियर साइट्स के अलावा इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की जवाबी कार्रवाई करने और अपना बचाव करने की ताकत को खत्म करना भी था। खबरों के मुताबिक इस्राएली जेट्स ने खुर्रमाबाद में एक बड़े अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया, जिसके बारे में माना जाता था कि वहां ईरान के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा रखा हुआ था। एयर सुपीरियरिटी तय करने और अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए इसराइल ने लगभग 40 ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करके खत्म कर दिया, जिससे देश की सुरक्षा कवच का एक बड़ा हिस्सा, खासकर पश्चिमी ईरान और राजधानी तेहरान के ऊपर, पूरी तरह से बेकार हो गया। डिफेंस की ताकत को इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करना मल्टी वेव हमले की कामयाबी के लिए और मुश्किल ऑपरेशन के दौरान इजरायली नुकसान को कम करने के लिए बहुत जरूरी था। ईरान की मिलिट्री और साइंटिफिक एलीट के बीच इंसानों का नुकसान बहुत बड़ा था और यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस्राइल ने दावा किया कि उसने 9 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्या कर दी थी, जिनमें मीडिया ग्रुप, photos of senior Iranian nuclear scientists, candlelight vigil for Iranian scientists, images of assassinated nuclear experts at stock at distribute_equally, फरीदू अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरानशी जैसे जाने माने लोग शामिल थे, जिन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हथियार बनाने वाले हिस्से के लिए बहुत जरूरी बताया गया था। इसके अलावा हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। खबरों के मुताबिक शुरुआती हमले में 30 IRGC एयरफोर्स कमांडरों की एक साथ मौत हो गई। मरने वालों में IRGC के ताकतवर कमांडर हुसैन सलामी और इसके असरदार एयरफोर्स के हेड ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन खास लोगों की मौत से ईरानी सरकार में हलचल मच गई। मारे गए दूसरे टॉप लीडर्स में मीडिया ग्रुप, montage of deceased Iranian commanders, military funeral procession in Iran, photos of top Iranian leaders killed at stock at distribute_equally, ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकिरी और ईरान की इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हेड गुलाम रेजा मेहराबी शामिल थे। एक ही रात में इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और कमांड एक्सपीरियंस का नुकसान बहुत विनाशकारी था। यह एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, जिसका मकसद सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, बल्कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर सिस्टम के दिमाग को भी खत्म करना था। यह हमला अफरा तफरी फैलाने, कमांड और कंट्रोल को बिगाड़ने और ईरानी सरकार को सदमे में छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वह अपने नुकसान की पूरी हद को समझने में जूझती रहे। ईरान का भारी कीमत का वादा कोई खाली धमकी नहीं था। जून 14 की सुबह इजरायल के विनाशकारी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपनी मिलिट्री रिस्पांस शुरू कर दी। कम से कम 100 ड्रोन्स की एक वेव, जिसके बाद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के कई सैल्वोज इजरायली टेरिटरी की ओर दागे गए। यह रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान की पहुंच और इजरायली होमलैंड पर सीधे दर्द पहुंचाने की उसकी इच्छा को दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी। इजरायल के शहरों में, जिसमें टेल अवीव और जेरूसलम शामिल थे, एयर रेड सायरन्स जोर से बजने लगे, जिससे घबराए हुए निवासी बॉम्ब शेल्टर्स में भागने लगे। रात का आसमान, जो कुछ घंटे पहले तक इजरायली जेट्स का डोमेन था, अब इनकमिंग प्रोजेक्टिल्स और इजरायली एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की लाइट्स से भरा हुआ था। इजरायली लोग, जो अपनी मिलिट्री की कथित सफलता की खबर से जागे थे, अब खुद को सीधे हमले में पा रहे थे। जबकि इजरायल के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें फेमस आयरन डोम भी शामिल था, ने कई इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया। वे इम्पेनेट्रेबल नहीं थे। कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स डिफेंसिव शील्ड को तोड़कर निकल गए, जिससे टेल अवीव के पास रेजिडेंशियल एरियाज में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन हुआ। इनिशियल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ईरानियन स्ट्राइक्स में कम से कम 3 सिविलियंस मारे गए थे और पूरे देश में 204 लोग घायल हुए थे। क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और इंपैक्ट साइट्स पर रिस्पॉन्ड करती इमरजेंसी सर्विसेज को देखकर इजरायलीज को युद्ध की वास्तविकता एक भयानक पर्सनल तरीके से समझ में आई। इजरायल में मूड तेजी से ट्रायम्फलिज्म से एंग्जाइटी में बदल गया। गवर्नमेंट ने नागरिकों से शांत रहने
और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का आग्रह किया, लेकिन रिटेलिएशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अधिक था। सिक्योरिटी की भावना टूट चुकी थी। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने एक स्टर्न वार्निंग जारी की, टेलीविजन पर डिक्लेयर करते हुए कि तेहरान जल जाएगा अगर ये अटैक्स जारी रहते हैं, एक स्टेटमेंट जिसने इजरायल की कॉन्फ्लिक्ट को और भी आगे बढ़ाने की रेडीनेस का संकेत दिया। आयरानियन रिस्पॉन्स की स्विफ्टनेस और स्केल ने दिखाया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन से हुए डैमेज के बावजूद ईरान में वापस हमला करने की एक फॉर्मिडेबल क्षमता बनी हुई थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह एक वन साइडेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ईरान की रिटेलिएशन इजरायल और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश था, खेल के नियम बदल गए थे। सालों से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सीज और शैडोज में लड़ा गया था, अब यह सीधे स्टेट ऑन स्टेट वॉरफेयर में बदल गया था। ईरान के लीडरशिप ने काउंटर अटैक को सेल्फ डिफेंस का एक लेजिटिमेट एक्ट बताया, एक अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ एग्रेशन का एक आवश्यक रिस्पॉन्स। स्ट्राइक्स सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थे। उनका उद्देश्य डिटेरेंस को रिस्टोर करना, डोमेस्टिक सपोर्ट जुटाना और यह साबित करना था कि ईरान को डराया नहीं जाएगा, भले ही ओवरवेलमिंग मिलिट्री फोर्स का सामना करना पड़े, जिससे दोनों देश अटैक और काउंटर अटैक के एक खतरनाक स्पाइरल में फंस गए। इजराइल और ईरान के बीच सीधे टकराव के भड़कने से दुनिया भर में तुरंत झटके लगे, जिससे विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तुरंत प्रतिक्रियाएं मिली। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे करीबी दोस्त है, ने तुरंत जवाब दिया। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन राइजिंग लायन में किसी भी सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि ऑपरेशन इजराइल के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। राष्ट्रपति ट्रंप, जो एक नए न्यूक्लियर डील के लिए जोर दे रहे थे, खुद को एक मुश्किल सिचुएशन में पाया। उन्होंने पब्लिकली बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी बिना शर्त समर्थन किया और इस बढ़ते तनाव का पूरा दोष ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं पर डाला। अमेरिका ने अपनी क्षेत्रीय सेनाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा। अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार यूरोपीय ताकतों ने तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचने का आग्रह किया, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। मॉस्को में रशियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली हमले की अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताते हुए निंदा की और दोनों युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। इस संकट में रूस को एक प्रमुख डिप्लोमेटिक प्लेयर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इस बीच यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की कि वह क्षेत्र में अतिरिक्त मिलिट्री एसेट्स, जिसमें नेवल शिप और एयरक्राफ्ट शामिल है, भेज रहा है। लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों का समर्थन करने और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की रक्षा करने के लिए, अगर संघर्ष कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डिप्लोमेटिक असर तुरंत और गंभीर था। ईरान के ओमान में होने वाली न्यूक्लियर बातचीत से बाहर निकलने के फैसले ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए आखिरी बचे रास्ते को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया। तेहरान की यह घोषणा कि हमले के बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं था, डिप्लोमेसी से दूर और मिलिट्री टकराव की ओर एक कड़े बदलाव का संकेत था। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, आप जानते हैं, संकट को कम करने के लिए बहुत कम ऑप्शन दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया, लेकिन इसके स्थायी सदस्यों, खासकर अमेरिका और रूस के बीच गहरे मतभेदों ने किसी भी एकजुट और निर्णायक कार्रवाई को बेहद मुश्किल बना दिया, जिससे दुनिया असहाय होकर देखती रही, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियां पूरी तरह से युद्ध के करीब बढ़ रही थीं। इस संकट ने ग्लोबल ऑर्डर की कमजोरी और निर्धारित दुश्मनों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमित शक्ति को उजागर किया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का सावधानी से बनाया गया ढांचा बिखर गया था और ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे के डिप्लोमेटिक समाधान की उम्मीद रातों रात गायब हो गई थी। विश्व नेता अब उस डरावने सिचुएशन का सामना कर रहे थे जिससे वे लंबे समय से बचना चाहते थे। इजराइल और ईरान के बीच सीधा मिलिट्री टकराव फोकस रोकथाम से नियंत्रण पर चला गया, जिसमें पर्दे के पीछे फ्रैंटिक डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही थीं, ताकि संघर्ष को अन्य क्षेत्रीय और ग्लोबल ताकतों को शामिल करने से रोका जा सके। एक ऐसा काम जो हर बीतते घंटे के साथ और मुश्किल लग रहा था। ऑपरेशन राइजिंग लायन और उसके बाद ईरान के जवाबी हमले से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में तुरंत एक शॉक लगा, जिससे अस्थिरता और डर की लहर दौड़ गई। सबसे तुरंत और बड़ा असर ऑयल मार्केट पर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें शुरुआती घंटों में 10% तक बढ़ गईं। इसकी वजह यह डर था
कि ईरान स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश कर सकता है। यह संकरा जलमार्ग ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है, जिससे दुनिया के कुल तेल कंजम्पशन का लगभग 5वां हिस्सा हर दिन गुजरता है। इस अहम रास्ते में रुकावट की आशंका से एनर्जी सेक्टर में डर फैल गया, और भले ही बाद में कीमतें स्थिर हो गईं, वे करीब 5.5% ज्यादा रहीं, जिससे पहले से ही कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी पर महंगाई का दबाव बढ़ गया। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने रिस्की एसेट्स से दूरी बना ली और सोने जैसे सेफ हेवन की तरफ रुख किया। कीमती मेटल की कीमत बढ़ गई। ट्रेडर्स के जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच सिक्योरिटी ढूंढने के कारण यह अपने पिछले बंद से 2% ज्यादा हो गया। इंडिया जैसे मार्केट्स में सोने की कीमत बढ़ गई, जो 10 ग्राम के लिए लगभग 12,000 रुपये तक पहुंच गई, जो स्टेबल स्टोर ऑन ऑफ वैल्यू की भारी डिमांड को दिखाता है। सेफ्टी की यह चाहत ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में तेज गिरावट से साफ दिखी। एशिया से यूरोप से अमेरिका तक कॉन्फ्लिक्ट की खबर फैलने से स्टॉक इंडेक्स गिर गए। इंडिया का निफ्टी इंडेक्स अपनी ओपनिंग पर 1.8% गिर गया, जबकि बड़े यूरोपियन मार्केट्स 0.6% और 1.3% के बीच गिर गए। ये उथल पुथल क्रिप्टो करेंसी की नई और अक्सर ज्यादा वॉलेटाइल दुनिया तक भी फैल गई। बिटकॉइन, सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी, में तेज बिकवाली देखी गई, जो अपने हाल के हाई से 7% गिर गया। क्रिप्टो मार्केट के ज्यादा स्पेक्युलेटिव हिस्सों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। एथेरियम 15% गिर गया। इस रिएक्शन से पता चला कि यहां तक कि जिन एसेट्स को कभी ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से अलग बताया जाता था, वे भी बड़े ग्लोबल क्राइसिस से अछूते नहीं हैं। कॉन्फ्लिक्ट ने सभी एसेट क्लास में एक मजबूत रिस्क ऑन सेंटीमेंट पैदा किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी के प्रति अपने एक्सपोजर को कम करने और अपनी कैपिटल को आगे के झटकों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट के इकोनॉमिक नतीजे ने इस बात की साफ याद दिलाई कि मॉडर्न वर्ल्ड कितना इंटरकनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वॉर लंबे समय तक रीजनल नहीं रहती। इसके असर कैलिफोर्निया में कम्यूटर्स के लिए गैसोलीन की कीमत, लंदन में पेंशन फंड की वैल्यू और मुंबई में सामान की कीमत पर महसूस होते हैं। तुरंत मार्केट्स के रिएक्शन से एक साफ सिग्नल मिला कि एक लंबा या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के गंभीर इकोनॉमिक नतीजे होंगे, जिससे दुनिया मंदी में जा सकती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया। मार्केट्स को स्थिर करने और अभी शुरू हुई जंग से इकोनॉमिक नुकसान को कम करने के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार किए गए। जैसे ही हमलों और जवाबी हमलों की पहली लहर से धूल छंटती है, मिडिल ईस्ट एक फुल स्केल रीजनल वॉर की कगार पर खड़ा है। सिचुएशन अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर सीधे हमला करने की अपनी कैपेबिलिटी और विलिंगनेस दिखाई है। क्रिटिकल सवाल अब यह है कि क्या एस्केलेशन का यह साइकिल टूट सकता है, या अगर शुरुआती हमलों से और भी ज्यादा विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट होगा। इजरायली लीडर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि ईरान की तरफ से किसी भी और हमले का और भी फोर्सफुल जवाब दिया जाएगा। यह चिलिंग वार्निंग कि तेहरान जल जाएगा बताता है कि इजराइल ड्रामेटिकली एस्केलेट करने के लिए तैयार है, जिसमें ईरान के शहरों और ऑनियल रिफाइनरीज जैसे क्रिटिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। अपनी तरफ से ईरान अपने नुकसान का बदला लेने और अपनी डेटरेंट क्रेडिबिलिटी को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रेशर में है कि मिलिट्री कमांडर्स को खोने और अपने सबसे प्राइज्ड स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स को ह्यूमिलिएटिंग ब्लो झेलने के बाद तेहरान की हुकूमत को इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स लॉन्च करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वे रीजन में अपने प्रॉक्सी फोर्सेज के नेटवर्क को भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या सीरिया और इराक में मिलिशिया, जिससे इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खुल जाएंगे। ऐसा कदम लगभग निश्चित रूप से एक वाइडर वॉर को ट्रिगर करेगा, जिसमें पड़ोसी देश और शायद अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, जिसके पास पूरे रीजन में मिलिट्री एसेट्स और पर्सनल स्टेशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सांस रोके देख रही है, लेकिन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की उसकी एबिलिटी लिमिटेड दिखती है। ईरान और वेस्ट के बीच सीधे डिप्लोमेटिक चैनल्स अब टूट जाने से मिसकैलकुलेशन का रिस्क खतरनाक रूप से ज्यादा है। आने वाले दिनों में ग्लोबल पावर्स के एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने के लिए सीधे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होगा? क्या रूस और चीन ईरान को रोकने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे? इन सवालों के जवाब क्राइसिस की ट्रेजेक्टरी को शेप देंगे। कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट पहले से ही ग्लोबल लेवल पर वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस और नर्वस फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए महसूस किया जा रहा है। ये एक क्लियर साइन है कि मिडिल ईस्ट में एक वॉर के दूरगामी परिणाम होंगे। आखिरकार आगे का रास्ता अनसर्टेनिटी से ढका हुआ है। दुनिया को अब एस्केलेशन या डी एस्केलेशन के सिग्नल्स देखने होंगे। क्या और मिसाइल लॉन्च होंगे?
क्या ईरान स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा? क्या पर्दे के पीछे की डिप्लोमेटिक कोशिशें दोनों पक्षों के लिए एक ऑफ रैंप ढूंढ पाएंगी? 14 जून 2025 की घटनाओं ने ऐसी ताकतों को जन्म दिया है जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। द राइजिंग लायन ने एक गुस्से वाला जवाब जगाया है और दोनों विरोधी अब एक खतरनाक टकराव में फंसे हुए हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि क्या इस क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकता है या अगर यह एक विनाशकारी वॉर में बदल जाएगा जो मिडिल ईस्ट को फिर से आकार देगा और पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेजेगा।